नमस्ते बच्चों। मैं होप करता हूं कि आपको मेरे बनाए हुए वीडियो अच्छे लग रहे हैं, पसंद कर रहे हो आप। तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए आइसोमेरिज्म टॉपिक लेके आऊंगा। अब जैसे मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बच्चों को ये टॉपिक बहुत टफ लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत मजेदार टॉपिक है। अगर आप इसको लॉजिकली पढ़ोगे तब, अगर रट्टा मारने जाओगे तो फिर आपके लिए टफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको लॉजिकली पढ़ो तो ये चैप्टर बहुत मजेदार है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत इजी है या बहुत टफ है या एवरेज है, एक नॉर्मल टॉपिक है लेकिन बहुत मजेदार है अगर आप इसको लॉजिकली पढ़ोगे तो आज मैं कोशिश करूंगा आपको वो लॉजिक समझाने का जो लॉजिक मुझे आता है, जिस लॉजिक में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, तो चलो अपने काम पे लगते हैं। अब देखो, जैसे आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, वैसे ही यहां भी स्ट्रक्चरल और स्टीरियो है। तो स्ट्रक्चरल बहुत इजी है और पहले क्वेश्चंस उसी से आते थे, लेकिन आजकल क्वेश्चन स्टीरियो से आता है बिकॉज स्टीरियो बहुत लॉजिकल है। ठीक है, तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अपना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, ये आइसोमेरिज्म तभी होता है जब चेंज होता है क्या, कनेक्शन, चेंज इन कनेक्टिविटी ऑफ एटम अगर हुआ तो आपको स्ट्रक्चरल ही मिलेगा। अगर नहीं हुआ और उसके बाद भी आइसोमेरिज्म हो रहा है तो वो स्टीरियो ही होगा। तो जब भी कहीं पे कोई एटम अपना पोजीशन चेंज कर ले, अपने बॉन्ड बनाने का पैटर्न चेंज कर ले तो स्ट्रक्चरल होता है। और स्टीरियो तब होता है जब आपका कनेक्शन सेम हो लेकिन आप स्पेस में ओरिएंटेशन अलग तरीके से करते हो, या स्पेस में आपने एरियल डिस्टेंस चेंज कर लिया है या आपने अपने ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेंज कर लिया है, तो होता है स्टीरियो। तो हमेशा कभी भी कोई पूछे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कब होगा, तो जब कनेक्शन चेंज होगा। किसका? एटम्स का। जब भी किसी एटम या एटम्स का कनेक्टिविटी चेंज होगा तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा। सबसे पहला जो टाइप है वो है आयोनाइजेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे टॉपिक भी लिखा हुआ है, आप इसको एनसीईआरटी में इस टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हो। अब देखो, आयोनाइजेशनल का मतलब है यहाँ पे आयंस का डिफरेंस होगा। ठीक है, अब आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। मैं जो भी एग्जांपल ले रहा हूं मतलब केवल एग्जांपल पर्पस के लिए ले रहा हूं। अब ये नेचर में मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, ठीक है नेचर में मिल भी सकता है, नहीं मिलेगा ही। अब देखो, यहां पे एक कॉम्प्लेक्स है CO H2O 4, ठीक है, और यहां पे लिखा हुआ है Cl2 और यहां पे लिखा हुआ है ब्रोमीन। ये एक कॉम्प्लेक्स है। अब एक दूसरा कॉम्प्लेक्स है CO H2O होल 4, यहां पे मैंने लिखा Cl Br और बाहर में कौन है? Cl। अब जब ये कॉम्प्लेक्स पानी के अंदर गया तो यहां पे क्या आया? CO H2O होल 4, Cl2, यहां पे एक प्लस और साथ में क्या रिलीज हुआ? Br माइनस। लेकिन जब ये पानी के अंदर गया तो ये बना CO H2O होल 4, Cl Br प्लस एंड Cl माइनस। तो पॉइंट क्या है वो सुनो, कि दो ऐसे कंपाउंड जो नेचर ऑफ आयंस में डिफर करते हो, ये आयन भी डिफरेंट ही है। दो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट वो पानी के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर अलग अलग आयंस प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशनल आइसोमेरिज्म। कब होगा? तो आप ऑब्जर्व करो कि बाहर का काउंटर आयन जो है और अंदर में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके अंदर में कोई निगेटिव है क्या? अगर ये दोनों आपस में पोजीशन एक्सचेंज कर ले, जैसे मैंने यहां पे आपको कोई ये फॉर्मूला देके पूछे कि क्या यहाँ पे आयोनाइजेशनल हो सकता है, तो मैंने क्या देखा? बाहर में ब्रोमीन है, उस पर -1 चार्ज है, अंदर में क्लोरीन है, उस पर भी -1 चार्ज है। अगर ये दोनों अपने आपस में पोजीशन को चेंज कर ले तो आयोनाइजेशनल हो जाएगा। तो आयोनाइजेशनल कब होगा? सो when two complex compound differ in nature of ions produced by them in aqueous medium or in solution or in liquid phase, तो उनको बोलेंगे। तो ये दोनों डिफरेंट है ना, तो ये दोनों डिफरेंट है तो कुछ डिफरेंट आयंस मिल रहा है, और जब डिफरेंट आयंस मिलेगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे? हम उसको आयोनाइजेशनल आइसोमर्स बोलेंगे।
चेक करने गया था रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा है लिंकेज आइसोमेरिज्म। बहुत है सिंपल पहचानना कि आपके कॉम्प्लेक्स में, ये आपका कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में आपके पास मेटल है और लिगेंड है, ठीक है। अगर इसमें से जितने भी लिगेंड हो, एक हो, दो हो, चार हो, जितने भी लिगेंड हो, अगर इसमें से कोई लिगेंड जो है, एक भी लिगेंड अगर एम्बीडेंटेट हुआ, क्या हुआ, एम्बीडेंटेट लिगेंड हुआ, अगर ऐसा हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, लिंकेज आइसोमर्स बोलेंगे, मतलब लिंकेज आइसोमेरिज्म हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। सपोज मेरे पास है PT NH3 होल 2 Cl और यहां पे लिखा हुआ है NO2, ये कॉम्प्लेक्स है। दूसरा कॉम्प्लेक्स है PT NH3 होल 2, यहां पे एक लिखा हुआ है Cl और एक लिखा हुआ है ONO। कुछ चेंज नहीं हुआ, केवल एक चीज चेंज हुआ, यहाँ पे NO2 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, O नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे डोनर एटम N है और यहाँ पे डोनर एटम कौन है, O है। अगर ऐसा केस हुआ तो इनको हम क्या बोलेंगे, लिंकेज आइसोमर्स बोलेंगे। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म कब होगा, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म तब होता है जब डोनर एटम चेंज हो जाए, आपका लिगेंड आपका सेम हो जाए, और तभी होता है जब आपके पास एम्बीडेंटेड लिगेंड्स मिलता है। तो जब भी आपके पास कहीं एम्बीडेंटेड लिगेंड मिले तो एक पॉसिबिलिटी लिंकेज आइसोमेरिज्म वहां पे हमेशा होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब ये भी एक स्पेशल केस में ही होता है। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या है कि सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है PTNH3 होल 4, ठीक है, और यहां पे कॉम्प्लेक्स है CuCl4, इस पे +2 चार्ज है, इस पे -2 चार्ज है। कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको नोमेनक्लेचर और ऑक्सीडेशन स्टेट में बताया था। अब देखो मेरे पास कितने आयन है, तो मेरे पास 2 आयन है। मेरे पास कॉम्प्लेक्स कटायन भी है और मेरे पास कॉम्प्लेक्स अनायन भी है। कॉम्प्लेक्स कटायन एंड कॉम्प्लेक्स अनायन। अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स कटायन और कॉम्प्लेक्स अनायन है और उन दोनों के बीच में अगर लिगेंड अपना पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, फिर से सुनो, मेरे पास कॉम्प्लेक्स कटायन और कॉम्प्लेक्स अनायन है और इनके बीच में अगर लिगेंड ने अपना पोजीशन चेंज किया, जैसे मैं यहां पे एक कॉम्प्लेक्स लिख देता हूं PT NH3 3Cl, मतलब एक Cl यहां आया और एक NH3 यहां गया, और ये क्या हो गया CuCl3NH3। तो इनको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें और भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है यहां पे PT Cl3 NH3 PT NH3Cl, और एक हो सकता है PT Cl4, सॉरी यहां पे PT नहीं था, Cu था, सॉरी यहां पे Cu था, Cu NH3 होल 4। एक को मैंने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा उसका रीजन है, अभी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो यहां पे प्लेटिनम +2 है, ये कॉपर +2 है, तो +2 0 +2 +2 -4 -2, यहां पे ये +2 है और ये 0 कंट्रीब्यूट कर रहा है और ये -1 कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब यहाँ पे +1 आया, और ये +2 में है, ये -3 में है और ये 0 में है, मतलब यहाँ पे -1 आया। +1 -1 इक्वल चार्ज अपोजिट चार्ज, तभी 1:1 रेशियो होगा। यहाँ पे ये +2 है, ये -3 है, ये 0 है, मतलब ये -1, और ये +2 और ये -1, तो ये +1। यहाँ पे ये +2 है और ये -4 है, मतलब -2, और ये +2 है और ये 0 है, मतलब +2, तो -2 +2 हो गया। मैंने क्या नहीं लिखा, तो मैंने नहीं लिखा था यहाँ पे PT NH32Cl2 और Cu NH32Cl2, ये मैंने ये नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा था, बिकॉज़ इन दोनों पे 0 0 चार्ज है और ऐसा कॉम्प्लेक्स नेचर में नहीं मिलता, तो इसको काउंट मत करना। तो आप उतने ही लिगेंड्स का एक्सचेंज करो जितने में दोनों स्फीयर पे चार्ज आए और अपोजिट चार्ज आए,
तब जाके ही वो नेचर में मिलेगा। तो कोई पूछता मेरे से कि इस मॉलिक्यूल के लिए कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे या कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होंगे, तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे 4 टाइप होगा, 5वां कभी काउंट मत करना। इतना कितना आंसर आएगा 4। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कब होगा? तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तब होता है जब दो कॉम्प्लेक्स आयंस के बीच में लिगेंड्स अपना पोजीशन चेंज कर ले। नेक्स्ट है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट का मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब सॉल्वेंट। तो मेरे पास सॉल्वेंट में जनरली कौन आएगा? H2O ही आएगा। तो सॉल्वेट को जनरली हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के साथ भी पढ़ते हैं, और हाइड्रेट के नाम से ही क्वेश्चन भी आता है। अब ये क्या है वो सुनो, कि मेरे पास एक कंपाउंड है COH2O होल 6 और बाहर में कौन है Cl3, और यहां पे कॉम्प्लेक्स है COH2O होल 5 Cl और बाहर में है Cl2.H2O। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है? तो इन दोनों में एक ही डिफरेंस है कि ये दोनों डिफर कर रहे हैं किसमें? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, डिफर इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कहां पे? विद इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, विद इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उस केस में मैं इनको क्या बोलूंगा? हाइड्रेट आइसोमर्स बोलूंगा, या फिर मैं इनको मैं सॉल्वेट आइसोमर्स बोलूंगा। अब वाटर की जगह पे कोई और सॉल्वेंट ले लो तो वो सॉल्वेट हो जाएगा, वाटर है इसलिए हम क्या बोल रहे हैं उसको? हाइड्रेट बोल रहे हैं। तो हाइड्रेट कब होगा? व्हेन टू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल डिफर इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेट आइसोमर्स बोलते हैं या हाइड्रेट आइसोमर्स बोलते हैं। तो एनसीईआरटी के अंदर में 4 टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दिया हुआ है, 2 और टाइप का होता है कोऑर्डिनेशन पोजीशन। में केवल एक एक लाइन बोल के छोड़ देता हूं, बिकॉज मैं पहले ही बोला मैं ये चैनल एनसीईआरटी के लिए बनाया हूं, तो उससे ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा। तो ये तब होता है जब आपके पास ब्रिज लिगेंड्स होता है या ब्रिज कॉम्प्लेक्स होता है। चलो इसको मैं लिख देता हूं। ब्रिज कॉम्प्लेक्स के केस में कोऑर्डिनेशन पोजीशन होता है, और पॉलीमराइजेशन तब होता है जब दो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। अगर आपको डिटेल में ये टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे बताना, मैं अलग से उसके लिए वीडियो बना दूंगा लेकिन ये दोनों एनसीईआरटी में नहीं है तो आप छोड़ भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा तो पॉलीमराइजेशन बोलेंगे, और ब्रिज कॉम्प्लेक्स के केस में कोऑर्डिनेशन पोजीशन होता है। तो ये 6 टाइप का स्ट्रक्चरल है। एनसीईआरटी के हिसाब से कितने हैं? 4 टाइप के। नेक्स्ट आ गया स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में होता है पहला ज्योमेट्रिकल और दूसरा है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल का एक ही कंडीशन है, आपको क्या करना पड़ेगा? तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आपको रोटेट करना पड़ेगा। तो अगर आप ये काम कर पाए तो आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकते हो। और ज्योमेट्रिकल के केस में एक ही पॉइंट है, आपको एरियल डिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा। हवा में आपको अपने 2 ग्रुप्स के बीच में डिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा। अगर ऐसा कर पाए तो आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखा सकते हो। तो ये मेन लाइन होता है, मैं सबको डिटेल में जाऊंगा। तो एक चीज मैं पहले ही बोल देता हूं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म तभी होगा जब सेम कनेक्शन ऑफ एटम होगा। अगर कनेक्शन चेंज हुआ तो फिर तो वो स्ट्रक्चरल हो जाएगा। तो सेम कनेक्शन ऑफ एटम में अगर कोई एरियल डिस्टेंस चेंज कर लेता है तो ज्योमेट्रिकल है, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर लेता है तो वो ऑप्टिकल होगा। अब थोड़ा सा एक पॉइंट देखते हैं। अपने सिलेबस में कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक है टेट्राहेड्रल, ठीक है, और दूसरा है स्क्वायर प्लेनर। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में केवल ऑक्टाहेड्रल, पॉलीहेड्रॉन। अब क्या इंपॉर्टेंट है वो सुनो।
अगर कभी भी कोई क्वेश्चन में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर दिया गया है तो सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा, तभी जाके क्वेश्चन सही सॉल्व हो पाएगा। 6 के केस में बिना हाइब्रिडाइजेशन निकाले भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पहले ये चेक करना जरूरी है कि sp3 है या dsp2 है। क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता, ऑप्टिकल हो सकता है, कैन बी पॉसिबल। कब? तो ऑर्गेनिक वाला कंडीशन लगा दो, इफ ऑल लिगेंड्स आर डिफरेंट। बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, सारे लिगेंड्स डिफरेंट हो गए तो सेंटर क्या हो जाएगा? काइडल आपका हो जाएगा मेटल सेंटर, और ऐसा हुआ तभी हो पाएगा। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और अगर आपका हाइब्रिडेशन sp3 हो गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना होगा? 0 हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 0 है, बट ऑप्टिकल हो सकता है अगर सारे लिगेंड्स डिफरेंट हो। और अगर आपका हाइब्रिडेशन dsp2 है, इस केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑप्टिकल स्क्वायर प्लेनर शेप क्या होता है, आपको एक शेप दिखाता हूं मैं आपको। स्क्वायर प्लेनर, जैसे ये 4 कॉर्नर है, 4 कॉर्नर है ना, तो ऐसा शेप होता है स्क्वायर प्लेनर। अब इस स्क्वायर प्लेनर शेप में ये वाला जो प्लेन है हमेशा इसको बाइसेक्ट कर देगा, मतलब इसमें हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलता है, और जिस भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलता है वो मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। फिर से दिखा रहा हूं, ये स्क्वायर प्लेनर शेप जैसा ही है। अब स्क्वायर एग्जैक्टली नहीं है, स्क्वायर मान लेना इसको, स्क्वायर प्लेनर है, तो ये ऐसा प्लेनर है, ऐसा प्लेन जैसा है। तो इस प्लेन को तो मैं यहीं से काट दूंगा ना, कुछ भी लगा लो, मैं यहीं से काट दूंगा। तो स्क्वायर प्लेनर के केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इसके अंदर क्या है? कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, और इसके अंदर ज्योमेट्रिकल हो सकता है, कैन बी पॉसिबल, कैन बी पॉसिबल, हमेशा नहीं होगा, कुछ केसेस में होगा, कुछ केसेस में नहीं होगा। और अगर मैं बात करता हूं ऑक्टाहेड्रल के केस में, तो ऑक्टाहेड्रल के केस में यहां पे ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है, ऑप्टिकल भी हो सकता है। मैं पहले ही फिर से लिख रहा हूं, कैन बी पॉसिबल, हमेशा नहीं होगा बट कुछ केसेस में होगा। तो जैसे मैंने बोला था, ज्योमेट्रिकल देखना है, ऑप्टिकल देखना है, आपसे पूछेगा किसके लिए होगा, क्या होगा, नहीं होगा, यही क्वेश्चन आता है ना। तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, 6 के केस में कुछ भी हो सकता है, कब होगा वो हम देख लेंगे, टाइप्स देख के लॉजिकली देखेंगे। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर टेट्राहेड्रल है तो ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? तो देखो, टेट्राहेड्रल में सारे बॉन्ड एंगल्स एक जैसे होते हैं। ये एंगल ले लो आप ये एंगल ले लो, आप ये एंगल ले लो, आप ये एंगल ले लो, सारे एंगल कितने हैं? 109। तो अगर यहां पे कोई एक लिगेंड है, मान लो ये L1 है, L2 है और ये L3 है, तो कोई अगर बोले यहां पे L और L1 का डिस्टेंस और L और L3 का डिस्टेंस, या L या L2 का डिस्टेंस, तो सारे डिस्टेंस तो सेम है। तो अगर मैं इस L को हटा के इस L3 पे डाल दूं और इस L3 को यहां पे रख दूं, L3 यहां पे आ गया, L यहां आ गया, अगर ऐसा हुआ तब भी कोई एरियल डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, बिकॉज यहां पे आने के बाद भी L का L2 के साथ वही डिस्टेंस होगा जो यहां से है, बिकॉज सारे एंगल्स क्या है? सेम है। टेट्राहेड्रल शेप एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है एंगल वाइज, तो इसमें कभी भी आप एरियल डिस्टेंस चेंज नहीं कर पाओगे। अब स्क्वायर प्लेनर में कैसा है, वो तो पूरा का पूरा अपना टॉपिक ही है, तो अभी देखते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट समझ में पहले दिमाग में बैठा लो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर होगा तो ऑप्टिकल नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल होगा, और टेट्राहेड्रल होगा तो ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, ऑप्टिकल हो सकता है। बहुत सिंपल केस है, सारे लिगेंड्स डिफरेंट दिखने चाहिए, मतलब एक लिगेंड और ABCD टाइप के 4 लिगेंड्स होने चाहिए, और ऑक्टाहेड्रल में सब कुछ होता है। अब NCERT में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्क्वायर प्लेनर पढ़ना है, MA4 टाइप, MA3B टाइप, MA2B2, MA2BC, MABCD, MAB2, इतने टाइप का पढ़ना है। अब ये AB क्या है? तो देखो जहां भी A या B अलग से लिखा हुआ है या C लिखा हुआ है,
तो ये सब एग्जाम्पल हो गए मोनोडेंटेट का। किसका एग्जाम्पल हो गया? मोनोडेंटेट का। और जहां भी ऐसा लिखा हो ए बी या ए टाइप, तो ये सब एग्जाम्पल है बाइडेंटेट का। दो डोनर एटम एक साथ दिखाई दे रहा है तो बाइडेंटेट है। तो Ma4, Ma3b, Ma2b2, Ma2bc, Mabcd, Mab2, ये इतने टाइप हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये दिखाता हूं कि स्क्वायर प्लेनर क्या होता है। तो स्क्वायर प्लेनर कुछ इस तरीके का शेप होता है, बीच में मेटल है, इन 4 पोजीशंस पे लिगेंड्स है। ठीक है, मैं यहां पे बोल देता हूं, सपोज यहां पे ए है, यहां पे बी है, यहां पे सी है, यहां पे डी है, बाद में देखेंगे, फिलहाल एग्जांपल दे रहा हूं। अब इसमें आप कोई भी एंगल ले लो। अब मैं ए को टारगेट बनाता हूं। अब देखो बी कितने एंगल पे है? तो 90 डिग्री पे है। सी कितने एंगल पे है? 90 डिग्री पे है। डी कितने एंगल पे है? 180 डिग्री पे। तो जो मैंने बोला था ना लॉजिकली पढ़ेंगे, तो लॉजिक यहां पे क्रिएट कर रहा हूं, सुनो। बी 90 डिग्री पे है, तो जो 90 डिग्री पे होता है, 90 डिग्री को हम सिस पोजीशन बोलेंगे और 180 डिग्री को हम ट्रांस पोजीशन बोलेंगे। सो इस ए के रेस्पेक्ट में ये डी कहां पे है? तो ये ट्रांस पोजीशन में है। और इस ए के रेस्पेक्ट में ये बी कहां पे है? तो ये सिस पोजीशन में है। और ये सी भी कहां पे है? सिस पोजीशन में है। तो स्क्वायर प्लेनर के केस में हर एक लिगेंड्स के रेस्पेक्ट में 2 सिस पोजीशन है और एक ट्रांस पोजीशन है। ये ध्यान रखना है और इसी लॉजिक पे हमें अरेंजमेंट करना है। ठीक है, एक लिगेंड जैसे सी के रेस्पेक्ट में ए और डी कहां पे है? तो सिस में है। और सी के रेस्पेक्ट में बी कहां पे है? ट्रांस में है। डी के रेस्पेक्ट में ए ट्रांस में है, बी और सी कहां पे है? सिस में है। तो हर एक पोजीशन के रेस्पेक्ट में आपको 2 सिस और एक ट्रांस मिलेगा। तो सबसे पहला केस क्या था? Ma4। ठीक है, Ma4। अब देखो यहां पे M है, यहां पे A है। हमें क्या चेक करना है? एरियल डिस्टेंस ही तो चेक करना है ना। तो M के रेस्पेक्ट में A। अब इस A के रेस्पेक्ट में देख लो, इस A के रेस्पेक्ट में ये 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे और ये कहां पे है? 180 डिग्री पे। तो मैं इस A को कहीं और भी रख दूं, इस A को मान लो मैं इस A के साथ एक्सचेंज कर देता हूं। इस A को मैं इसके साथ एक्सचेंज कर देता हूं, तो अभी भी इसके अगेंस्ट में कौन रहेगा? A ही रहेगा। और इसके सिस में भी कौन रहेगा? A ही रहेगा। मतलब यहां पे आप कुछ भी कर लो, एरियल डिस्टेंस चेंज नहीं हो पाएगा। मतलब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। Ma4 के केस में 0 मिलेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स केस में। अब नेक्स्ट केस Ma3b। आप खुद से ट्राई करो, ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। Ma3b। अब मेरे पास फिर से मैं 3 जगह पे A को रखता हूं। भाई स्ट्रक्चर थोड़ा आ रहा था इसे बने तो माफ कर देना। ठीक है, अब Ma3b है। अब B के ट्रांस में देखो कौन है? A है। B के ट्रांस में कौन है? A है। B के सिस में कौन है? A है। और यहां भी कौन है? A है। अगर सपोज मैं इस B को यहां पे एक्सचेंज कर देता हूं, मान लेते हैं, तो एक्सचेंज करने के बाद यहां पे कौन आया? B। यहां पे कौन आ गया? A। यहां पे A है और यहां पे A है। अब एंगल चेक कर लो। तो B के रेस्पेक्ट में ये 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे है और ये 180 डिग्री पे। तो यहां भी क्या था? 2A था 90 पे और एक A था 180 पे। अभी भी तो वही केस है, B के रेस्पेक्ट में 2 90 पे और एक 180 पे। मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है? सेम स्ट्रक्चर ही है। मतलब इस केस में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। सो Ma4 और Ma3b में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं है। ये लॉजिक है, आपको यही अरेंजमेंट लॉजिकली फिट करना है। अगर फिट कर पाए काम हो गया।
Ma2B2। अब देखो Ma2B2, मेरे पास एक A यहां पे है और A यहां पे है, और ये B है और ये B है। अब लॉजिकली सोचो, अभी A के सिस में कौन है? तो A के सिस में A है और B के सिस में कौन है? B है। B के सिस में A भी है। अब इसमें एक पॉसिबिलिटी और क्या हो सकता है कि अगर मैं A के अगेंस्ट में मैं क्या डाल दूं? A, और B के अगेंस्ट में मैंने क्या कर दिया, मतलब मैं इन दो को इन दो को मैं एक्सचेंज कर देता हूं, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। तो देखो B और B ट्रांस में, A और A ट्रांस में, यहां पे A और A कहां पे था? ये सिस में था, और यहां पे A और A कहां पे है? ट्रांस में है। तो डिस्टेंस चेंज हुआ ना, कोई 90 से 180 पे चला गया, ऑब्वियस सी बात है। ये एक डिस्टेंस है और ये एक डिस्टेंस है, दोनों तो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहां से यहां का डिस्टेंस मेजर करना है, ये डिस्टेंस यहां से यहां का डिस्टेंस, और अब ये यहां चला गया, डिस्टेंस तो चेंज हो रहा है ना। तो 90 से अगर कोई 180 पे जाएगा तो डिस्टेंस तो चेंज होगा। तो इन दो को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलेंगे। तो हम ऐसा बोलेंगे Ma2B2 में कितने आएंगे? दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। कैसे पहचानोगे? आपको ए बी लिख के नहीं देगा, आपको ऐसा लिखा होगा PtCl2Br2, ये एक कॉम्प्लेक्स है। अब कोई पूछेगा इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना होगा, तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसका आंसर DsP2 आएगा। अब मुझे ये क्या दिखाई दे रहा है? A, और ये क्या दिखाई दे रहा है? 2, और ये क्या दिखाई दे रहा है? B2। सो Ma2B2, तो मैं यहां पे आंख बंद करके बोल सकता हूं इसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। तो आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने Ma4 पढ़ लिया, हमने Ma3B पढ़ लिया, हम Ma2B2 पढ़ लिया। अब Ma2BC कुछ नहीं है, इसी का थोड़ा सा वेरिएशन है Ma2BC में। ये अगर आपने लिख लिया हो तो मैं इसी को चेंज कर दूंगा। तो सोचो Ma2BC, अब खुद सोचो Ma2BC, फिर से A कितना है? 2 बार है। तो इसमें फिर से मैं A के सिस में कौन रखा? A, सामने में कौन है? B और C। अब A के सामने कौन आ सकता है? A आ सकता है, और यहां पे कौन आ गया? B, मतलब मैंने इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया। तो ये दोनों A अभी कहां पे है? सिस में, और अभी A के सामने ये कहां पे है? ट्रांस में। फिर से डिस्टेंस चेंज हुआ, तो यहां पे B और C सिस में था, और यहां B और C क्या हो गया? ट्रांस में। तो एक लॉजिक दिमाग में फिट करो कि अगर कभी भी मेरे पास दो लिगेंड हो और एक जैसे हो, उनके पास हमेशा एक पॉसिबिलिटी होगा स्क्वायर प्लेनर में भी और ऑक्टाहेड्रल में भी कि वो अपने आप को 90 पे प्लेस कर सकते हैं या 180 पे प्लेस कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी लिगेंड 2 बार अगर रिपीट हो रहा है तो उनको आप खुद के रिस्पेक्ट में 90 या 180 पे रख सकते हो। तो Ma2BC में भी कितना आया? 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आया। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है MABCD। ठीक है, अब MABCD का मैं वो बोल देता हूं, जैसे चारों लिगेंड डिफरेंट है, ये टेट्राहेड्रल भी तो हो सकता है। अगर हुआ तो आंसर उसका 2 हो जाएगा। किसके लिए? ऑप्टिकल के लिए। मतलब MABCD दिखे ना, आइसोमरिज्म तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, ज्योमेट्रिकल हो, ऑप्टिकल हो। अब यहां पे मैं स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहा हूं, तो यहां पे मान लेते A। अब देखो A के ये ट्रांसपोजिशन है, तो मैं A के ट्रांस में क्या क्या रख सकता हूं? B रख सकता हूं, C रख सकता हूं, और D रख सकता हूं। बाकी सब तो खुद ब खुद ट्रांस में चले गए।
तो यहां पे एक कंडीशन है, ये बी हो गया और ये क्या हो गया, सी हो गया। एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि ये ए है, ये सी हो गया, बाकी दो को लिख दो यहां पे जिस भी मर्जी में लिखना है आपको। और एक ये स्ट्रक्चर होगा, तो छोटा ही लिख देता हूं। तो एम ए बी सी डी में यही है। अब इसमें लॉजिकली यही सोचना था कि ए के ट्रांस कौन कौन हो सकता है, तो बी हो सकता है, सी हो सकता है और डी हो सकता है। तो ए के ट्रांस में बी, ए के ट्रांस में सी, ए के ट्रांस में डी। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। और एक टाइप क्या था, एम ए बी टू। ये आप लिख लेना। अब एम ए बी टू का मतलब क्या हो गया, तो ए बी का मतलब है दोनों डोनर एटम डिफरेंट होने चाहिए, तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। और जैसे एग्जांपल इसका हो गया ग्लाइसिनेट मान लो, तो उसमें एक डोनर एटम एन है और एक डोनर एटम वो है, बीच का लूप का मतलब बीच में बाकी जो एटम्स है वो आ जाएंगे। और अगर कहीं पे लिखा हुआ है ए टाइप, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है। और सिमेट्रिकल बाइडेंट के कॉमन एग्जांपल है ईएन, जिसमें दोनों डोनर एटम कौन होता है, नाइट्रोजन होगा। या फिर आप यहां पे ऑक्सिलेट भी ले सकते हो, दोनों डोनर एटम कौन है, ओ। बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो सुन लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप कभी भी बाइडेंटेट लिगेंड को, बाइडेंटेट लिगेंड कांट ऑक्युपाई ट्रांसपोजिशन, बाइडेंटेट लिगेंड कांट ऑक्युपाई ट्रांसपोजिशन। क्या रीजन है, तो देखो यहां पे मेटल है, अब मान लो यहां पे एक डोनर एटम है, अब इसका ट्रांसपोजिशन ये है, तो अगर मैंने इसको यहां पे कनेक्ट कर दिया, अगर मैंने इसको यहां पे कनेक्ट कर दिया, तो ये तो बहुत दूर हो गया, तो रिंग में क्या आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा और रिंग ब्रेक हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगा। तो कभी भी अगर आपको बाइडेंटेट लिगेंड प्लेस करना है और आपने यहां पे एक एटम लगा दिया, तो अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो यहां पे प्लेस करो और नहीं तो आप यहां भी प्लेस कर सकते थे। दोनों में से कोई भी एक पोजीशन आप ऑक्युपाई कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो एक को मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो इन दोनों में से आप कहीं भी प्लेस करो तो ये चलेगा, ये चलेगा, बट ये नहीं चलेगा। तो कभी भी बाइडेंटेड लिगेंड को आप अपोजिट पोजीशन पे मत बैठाना, ये एस्थेटिकली फिजिबल नहीं है, नेचर में ऐसा नहीं मिलता है। तो यही एक लिमिटेशन है बाइडेंटेट में। तो मेरे पास अब क्या है, एम ए बी टू। चलो उसके पहले मैं आपको एम ए टू के बारे में भी बोल देता हूं। अब देखो एम ए टू का मतलब क्या हो गया, सारे तो ए टाइप ही हो गए, तो यही होगा। तो सारे अगर ए टाइप हो गए तो किसको चेंज करोगे, सब तो ए ही है, तो यहां पे एरियल डिस्टेंस चेंज पॉसिबल नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब यहां पे एम ए बी टू देखो, तो ए कितनी बार आया, 2 बार आया। तो मैंने बोला था जब भी कोई डोनर आइटम 2 बार रिपीट हो जाए तो आप उसको सिस ट्रांस में डाल सकते हो। जैसे मैंने यहां पे लिखा एम ए बी और यहां लिखा ए बी, अभी ए और ए कहां पे है, सिस में। अब अगर मैं यहां पे लिख देता हूं एम ए बी और यहां पे बी है और यहां पे ए है, तो अब ए और ए कहां पे आ गया, ट्रांस। तो बोलेंगे यहां पे कितने हैं, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। तो इस तरीके से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ते हैं। तो मैं यहां पे एक बार फिर से लिख देता हूं, MA4 में 0, MA3B में 0, MA2B2 में 2, MA2BC में भी 2,
एम ए बी सी डी में 3 और एम ए बी टू में भी कितना 2, इतने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलेंगे। बाकी इसमें कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। ठीक है, अब इसके आगे हमें पढ़ना है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और एग्जैक्टली सेम लॉजिक हम ऑक्टाहेड्रल में भी लगाएंगे। ठीक है, देखो अभी हमने पढ़ा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा होता है पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, फिर आपको मैं बताऊंगा उस मॉडल में कि कैसे आपको पोजीशंस देखना है। तो इसमें भी एक स्क्वायर प्लेनर की तरह एक प्लेन मिलेगा, ठीक है, और यहां पे एक बॉन्ड मिलेगा और एक बॉन्ड नीचे की तरफ मिलेगा, बाकी चारों कॉर्नर इससे कनेक्टेड है। जैसे इस स्ट्रक्चर में देखो, इस स्ट्रक्चर में यहां पे मेटल है और ये सब कौन होगा, लिगेंड होगा। ठीक है, अब इसमें किसी भी दो लिगेंड्स के बीच का आप ये एंगल ले लो, ये एंगल ले लो, या यहां पे ये एंगल था, ये एंगल ले लो, अब ये एंगल ले लो, या आप ये एंगल ले लो, सारे के सारे एंगल क्या है 90 डिग्री है। अब मान लो यहां पे एक लिगेंड ए है, अब उसके रिस्पेक्ट में ये चार पोजीशंस क्या होंगे, सिस होगा, क्योंकि कितने एंगल पे है 90 पे। जैसे मैंने स्क्वायर प्लेन में बोला 90 पे होगा तो क्या बोलेंगे सिस, और ये हो गया उसके अगेंस्ट में अपोजिट में 180 पे, तो इसको क्या बोलेंगे ट्रांस। तो स्क्वायर प्लेनर में हर एक पोजीशन के रिस्पेक्ट में कितने पोजीशन है, तो 4 सिस पोजीशन है। यहां पे अगर कोई लिगेंड है तो ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन और ये पोजीशन कहां पे है, सिस में है, और ये पोजीशन कहां पे है, ट्रांस में है। अब इस लॉजिक पे सबसे पहला अपने पास क्या है, MA6। अब MA6 में देखो मेरे पास सारे के सारे लिगेंड सेम है, जैसे हमने पढ़ा था MAA4 वैसा ही कुछ है ये। तो यहां पे एक A है यहां पे भी एक A है और यहां पे एक A है, एक A ऊपर चला गया और एक A जो होगा वो नीचे। अब इसके रिस्पेक्ट में कहीं से भी कुछ भी चेंज करूं, कोई पोजीशन चेंज होने वाला है नहीं, बिकॉज हर बार उसके ट्रांस में क्या आएगा, मान लो इस A को मैं इस A के साथ रिप्लेस कर दिया, दिखेगा तो यही ना। तो इसमें कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज कोई एरियल डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। ऊपर से अब यहीं पे मैं लिखते हुए भी चलता हूं कौन कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इसमें ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ये क्यों है, बिकॉज इसमें प्लेनोसिमेट्री है। अब प्लेनोसिमेट्री बोलोगे कौन कौन है, तो कहीं से भी चले जाओ, आप इन चार को मिला के एक प्लेन बना लो, इन चार को मिला के एक प्लेन बना लो, इन चार को मिला के एक प्लेन, कोई भी प्लेन बना लो, यहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ, हर जगह से इसमें प्लेनोसिमेट्री सिमेट्री है। तो MA6 में नहीं है। अब कौन बचा, MA4B2, MA5B में भी नहीं होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं चलता हूं MA4B2। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स में कोई लिगेंड 2 बार रिपीट हो जाए, 2 से ज्यादा हो जाए तो अलग कंडीशन होगा, 2 बार रिपीट हो जाए तो यहाँ पे B 2 बार है, तो क्या क्या चांसेस है, कि चांसेस ये है कि दोनों भी आपस में क्या हो सकता है, सिस पोजीशन में हो सकता है। तो यहाँ पे एक B हो सकता है और एक B यहाँ पे हो सकता है, बाकी यहाँ पे कौन है, A है। ठीक है, यहाँ पे एक A है, यहाँ पे एक A है, तो ये दोनों B कहां पे आ गया, सिस में, और ये दोनों B और कहां जा सकता है, तो ये दोनों B आपस में एक दूसरे का अपोजिट भी जा सकता है। जरूरी नहीं है मैं ऊपर वाले पोजीशन में रखूं, यहां भी लिख सकते था। तो यहाँ पे एक B है, यहाँ पे एक A है, यहाँ पे एक A है और यहाँ पे एक A है, तो आपके पास 2 कहां पे मिल गया, ट्रांस पोजीशन में। तो जब भी कोई लिगेंड 2 बार रिपीट होगा, सिस और ट्रांस 2 पोजीशन वो इजीली ऑक्युपाई करेगा। तो MA4B2 में 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। अब इसमें कोई बोलेगा इसमें हमें वो दिखा दो, सिमेट्री है कि नहीं है। तो देखो एक सिंपल सा तरीका बताता हूं, कभी भी 6 पोजीशन में से किसी भी 2 पेयर में 2 पोजीशन पे अगर ट्रांस में सिमिलर ग्रुप मिले, बाकी 4 को बना के एक पेयर बना ले। जैसे मैं यहाँ पे इस A और इस A को पकड़ लेता हूँ, तो बचा क्या, बाकी जो 4 बचे उनको मिला के आप एक प्लेन बना लो, ये प्लेन जो होगा इसका प्लेनोसिमेट्री होगा। तो जब भी 2 ग्रुप ट्रांस में है, मैं जरूरी नहीं है कि वहां पे करूं,
मैं इसको यहां से भी बाइसेक्ट कर सकता था, मेरी मर्जी। तो यहां पे है, अब जैसे यहां देखो बी और बी है, तो इन चार को बना के एक प्लेन बना लेते हैं, यहां से ये हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें यहां पे इन दो बी के ट्रांस में है अब इन दो के बी के रेस्पेक्ट में बाकी चार को पकड़ के प्लेन बना लिया, वही प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। तो मतलब ये मॉलिक्यूल भी क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो हम ऐसा बोलेंगे MF4B2 में कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है, बट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। और कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास बचा है MA3B3। अब देखो MA3B3 में एक लिगेंड कितनी बार आया, 3 बार आया। अब यहां पे थोड़ा सा केस अलग सोचना पड़ेगा। अब देखो जब भी मेरे पास 3 लिगेंड एक जैसे हो, चाहे वो एक ही लिगेंड हो या दोनों लिगेंड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी एक लिगेंड अगर 3 बार आया, 2 कॉम्बिनेशन है, ऑल सिमिलर 3 लिगेंड्स आर इन सिस पोजीशन, आर इन सिस पोजीशन। जैसे यहां पे ऑक्टाहेड्रल है, अब कोई भी 3 सिस पोजीशन ले लो, आपका मर्जी। जैसे मान लो मैं यहां पे ले लेता हूं, ए यहां पे है और यहां पे है, इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों तो सिस हुई है। तो अगर ऐसा हुआ तो इन तीनों को मिला के अगर मैं बनाऊं तो एक फेस बन गया। जैसे मान लो यहां पर नहीं बनाना है, दूसरा स्ट्रक्चर देख लो। अगर उसमें आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो यहां देखो, यहां पे एक ए है, यहां पे मैंने एक ए रखा, यहां पे एक ए है, यहां पे एक ए है, ये 3 भी सिस में है, बाकी जगह पे जो भी जाए। अब इन 3 को मिला के देखो एक फेस बना। तो अगर कभी भी ऐसा हुआ तो इनको हम क्या बोलते हैं, फेसियल आइसोमर, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं, फैक आइसोमर। तो ये कब होगा, जब सारे लिगेंड्स कहां पे हो, सिस पोजीशन में। ये पहला केस हुआ। दूसरा क्या है कि आपके 3 में से 2 जो हो वो ट्रांस में चले जाए। मान लो यहां पे एक ए है और एक ए यहां पे है, बाकी सारे तो दोनों के लिए सिस में ही है, अब कहीं भी रख लो। तो 1 पेयर इज इन ट्रांसपोजिशन, तीसरे वाले के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, वो सिस में ही जाएगा बाकी 2 का। यहां पे नहीं रखना है, कहीं और रख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई बोलता है मैं यहां रखूंगा, कोई बोलेगा मैं यहां रखूंगा, तो रख लो, यहां रख लो, ये ट्रांस हो गया। अब बाकी जो 4 पोजीशन बचा वो सबके लिए क्या है, सिस में ही है। ये चारों पोजीशन इन 2 के लिए सिस में ही है। तो 1 पेयर इज इन ट्रांस पोजीशन, थर्ड इज इन द सिस पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर 2 लिगेंड्स। तो इस केस में जो बनेगा उसको बोलते हैं मेरीडियोनल आइसोमर, मेरीडियोनल आइसोमर। अब इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मर आइसोमर बोलते हैं। अब इसको मर आइसोमर क्यों बोलते हैं, बिकॉज मेरीडियोनल प्लेन वो होता है जो सेंटर से होके पास होता है। तो इन तीनों ए को मिला के जो प्लेन बनेगा वो इस सेंटर से पास होगा, इसीलिए इसको हम मेरीडियोनल प्लेन बोलते हैं। तो ऐसा आइसोमर्स जिसमें सारे लिगेंड्स मेरीडियोनल प्लेन पे आ जाए उनको हम मेरीडियोनल आइसोमर्स या मर आइसोमर्स बोलेंगे। तो ये कब होगा, जब आपके पास एक जैसे 3 लिगेंड्स होंगे। ठीक है, अब जो हमने ड्रॉ किया, अब इस पर आ जाते हैं MA3B3 पे। सो MA3B3। अब यहां पे एक पहला हो गया फेसियल आइसोमर, सो M मैं यहां पे लिखता हूं, एक यहां पे लिखता हूं और एक यहां पे लिखता हूं। 3 ए ने ऑक्युपाई कर लिया, बाकी 3 बी भी कहां गया, देख लो वो कहां गए, आपस में सिस पोजीशन पे ही है। तो ये क्या हो गया, फैक आइसोमर। क्या हो गया, ये फैक आइसोमर। और दूसरा पॉसिबिलिटी जहां पे एक पेयर कहां चला जाए, ट्रांस में। तो एक ए यहां पे, एक ए यहां पे और एक ए यहां पे।
बाकी बी के लिए देखो, इसका भी एक पेयर कहाँ गया ट्रांस में, तो ये क्या हो गया, मर आइसोमर। तो जब भी आपके पास Ma3B3 आए या कभी भी कोई एक लिगेंड 3 बार रिपीट हो, उसके केस में 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो बनेगा ही मिनिमम। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ही बन सकता है। अब कोई B3 की जगह पे कोई BCD लेके आ जाए, B2C लेके आ जाए, तो और पॉसिबिलिटी भी हो सकता है। अब देखना है इसमें कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो एक चीज तो मैंने पहले ही बोल दिया था, जहां पे ट्रांस में सेम चीज मिले वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा, वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा। अब इसमें कोई भी ट्रांस भी दिखाई, एक ट्रांस बी है, एक ट्रांस बी है, एक ट्रांस बी है, नहीं दिखाई दे रहा, तो इसमें अब क्या देखना होगा, काट के देखना पड़ेगा बीच से। जैसे मैं यहां से एक प्लेन को पास करता हूं, अब ये प्लेन कैसा है सोचो, देखो यहां पे ये बी है, ये वाला बी है, ये वाला बी ये है, यहां पे ए है, यहां पे है, और बीच में यहां पे 2 बॉन्ड है ऐसे। अगर मैं यहां बीच से पास करता हूं, यहां से पास करता हूं, तो यहां से पास करूंगा तो बीच में जो भी होगा वो 2 पार्ट्स में बढ़ जाएगा। अब यहां से काटने के बाद सोचो, यहां पे बी, यहां भी बी बराबर हो गया, यहां पे ए, यहां पे भी ए बराबर हो गया, तो ये भी क्या हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो इस मॉलिक्यूल में यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, तो इसको बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब ये मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सो Ma3B3 दोनों ही यहां पे क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो हमने क्या क्या देखा, Ma6 में कितना आया 0, Ma4B2 में कितना आया 2, Ma3B3 में कितना ज्योमेट्रिकल आया 2, अब बचा Ma3 Ma2B2 तो अब MAA3 देख लो, MAA3 जो एनसीईआरटी में केस दिया गया, मैं उसी केस की बात कर रहा हूं, नहीं तो इसके बाद n नंबर ऑफ केसेस बन सकते हैं यहाँ पे। MA3, अब यहाँ पे एक लिमिटेशन है, A का मतलब होता है सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, और मैंने साफ साफ बोला है कि कभी भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेट में ट्रांसपोजिशन ऑक्युपाई नहीं करना है। तो यहाँ पे अब मान लो ये एक A है और ये एक A है, सिस पोजीशन ऑक्युपाई किया, यहाँ पे है और यहाँ पे है। अब इसमें किसी को मैं उल्टा पुल्टा करके लिख भी दूं, क्या फर्क पड़ता है, हर जगह तो ए ही है, तो यहां पे कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज एरियल डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता। बट यहां पे ऑप्टिकली एक्टिविटी देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, बिकॉज ये मॉलिक्यूल जो है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसको मैं आपको उस मॉडल पे रख के दिखाता हूं। पहले मैं यहां पे अब देखो यहां पे यहां पे एक M है, अब एक लिगेंड जो है मान लो यहां पे है A, ठीक है, और एक लिगेंड यहां पे है, तो यहां पे एक लूप होगा, एक यहां पे है, एक यहां पे, एक यहां पे लूप होगा, और एक यहां पे है और एक यहां पे, एक यहां पे लूप होगा। अब इस मॉलिक्यूल को आप किसी भी प्लेन से काट के देखो, मान लो मैं इस 4 बॉल को मिला के, ये बॉल इनको मिला के प्लेन से काटा, तो इनको जब मैं काटूंगा तो इसके सामने ये आएगा ही नहीं, यहाँ पे जो काटेंगे तो ऊपर नीचे बराबर मैच नहीं होगा। किसी और पेयर को बना लो, इसको 4 को मिला के बना लो, तो ये इसके सामने तो यहां मिलना चाहिए ना, तो मिलेगा ही नहीं। तो कभी भी अगर आपके पास बाइडेंटेड लिगेंड्स हो सारे, तो आपको उस केस में आपको कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। इसको थोड़ा सा मैं 3D बना के दिखा देता हूं कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का है, M है, एक यहाँ पे A है, एक यहाँ पे A है, एक लूप यहाँ पे, एक यहाँ पे A है, और एक यहाँ पे, एक लूप यहाँ पे, और एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे, एक लूप यहाँ पे। इस मॉलिक्यूल को आप कैसे भी काट के देख लो, किसी भी प्लेन से बना के देख लो, आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। इवन AA3 हो या AB3 हो, सारे ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो इस केस में ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलेंगे, कितने मिलेंगे 2, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना मिलेगा 0। ये हो गया MA3 का। और कौन सा केस था, और केस था
इसके लिए हो गया 2, ऑप्टिकल नॉट ज्योमेट्रिकल। अब ये हो गया Ma2B2। देखो ये सब वही केस है जो आपके एनसीईआरटी में है। मैं अभी एग्जांपल के फॉर्म में भी दिखाऊंगा। Ma2B2। अब देखो फिर से B कितनी बार आया, 2 बार आया, तो फिर से आपके पास 2 चांस है। B और B को कहां पे रख दे, सिस में रख देते हैं। तो B और B को सिस में, बाकी A को ऐसे रख दो। ये हो गया सिस फॉर्म। और यहां पे अब B और B को ट्रांस में रख दो। बाकी 4 पोजीशंस पे A और A आ जाएंगे। तो Ma2B2 में 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन गए। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में देखो, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, ये याद रखना कौन हुआ, तो सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव है। और ट्रांस में देखो B और B ट्रांस में एक जैसे है, तो इन 4 को मिला के आपको यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। मतलब ये जो हो गया वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो जो ट्रांसफॉर्म है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है Ma2B2। ऐसा एग्जांपल भर के एनसीईआरटी में। सो Ma2B2 का जो ट्रांसफॉर्म है वो इनएक्टिव है, और जो सिस फॉर्म है वो क्या है, एक्टिव है। तो ये था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। अब उसी को मैंने यहाँ पे ऑप्टिकल में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आप डायरेक्टली नोट कर लो। इसमें 0 था, इसमें 0 था, इसमें भी 0 था। Ma3 में 2 है, और Ma2B2 में जो सिस फॉर्म बनेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा, जो ट्रांसफॉर्म बनेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा। तो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर ही दिया है इसका। बाकी ज्योमेट्रिकल भी हो गया और ऑप्टिकल भी हो गया इसका। अब कुछ एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी का 9.3 एग्जांपल है, इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर दिस आइसोमर। अब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, बस अब मैं बता देता हूं कैसे कैसे होगा। पहला देखो, आपको फॉर्म पहचानना पड़ेगा, K Cr H2O होल 2 C2O4 होल 2। अब देखो इसको टाइप में बैठाते हैं, ये कौन सा टाइप है, तो ये हो गया M, ये हो गया मोनोडेंटेड मतलब A2, और ये हो गया बाइडेंटेड सिमेट्रिकल। तो चलो इसको मैं सही से लिखता हूं। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड मतलब हो गया MAA2, और H2O का मतलब हो गया B2। सो MAA2B2। अभी मैंने बोला था यहां पे 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलेंगे, ठीक है, और उसमें से जो सिस होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो उसी के हिसाब से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो इसमें ज्योमेट्रिकल भी होगा, इसमें ज्योमेट्रिकल भी होगा और ऑप्टिकल भी होगा। ना तो इसमें कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, ना इसमें कोई डिफरेंट आयंस है, तो आयोनाइजेशन नहीं हो पाएगा। अब ये बात है MEN3, इसका टाइप लिख दो। EN हो गया सिमेट्रिकल, तो ये हो गया MAA3 टाइप। और MAA3 टाइप में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होता है, बट ऑप्टिकल आइसोमर्स तो होता है, ठीक है। यहां पे है CONH3। तो देखो ये किसके टाइप का हो गया, तीसरे वाले एग्जांपल की बात कर रहा हूं। CO मतलब M, NH3 होल 5 मतलब A5, NO2 का मतलब है B। तो MA5B में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं था, और ना ही इसमें कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। बट यहां पे NO2 है, और NO2 एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड के केस में यहां पे क्या मिलेगा, हमें लिंकेज आइसोमेरिज्म मिलेगा। हो सकता है, पॉसिबिलिटी की बात किया तो हो सकता है। तो यहां पे केवल स्ट्रक्चर मिलेगा। अच्छा, दूसरा और है कि NO2 और NO3 आपस में अगर पोजीशन चेंज कर ले, कि एक NO3 अंदर चला जाए, एक NO2 बाहर चला जाए, तो यहां पे और क्या हो सकता है, यहां पे आयोनाइजेशनल हो सकता है, आयोनाइजेशनल आइसोमेरिज्म भी हो सकता है। तो इसके अंदर क्या क्या मिला, तो इसके अंदर मिला लिंकेज मिला, और
इसके अंदर आयोनाइजेशनल मिला। नेक्स्ट मेरे पास है M 2 बार A2BC। तो M A2BC फिर से कितनी बार A रिपीट हुआ। अब देखो इसका सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो ये DsP2 आएगा। प्लेटिनम है, वीक फील्ड लिगेंड के साथ भी वो स्क्वायर प्लेनरी बनाता है। तो MA2BC में दो टाइप हो सकता है, A और A सिस भी रह सकता है और A और A कहां रह सकता है, ट्रांस रह सकता है। तो इस केस में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। ऑप्टिकल तो ऐसे ही नहीं होता स्क्वायर प्लेनर में, और यहाँ पे और कोई ऐसा चीज है नहीं कि स्ट्रक्चरल भी हो पाए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो फिर से एक बार रोक के वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। नेक्स्ट है हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटी। फिर से पहचानेंगे, क्रोमियम हो गया M, C2O4 हो गया AA टाइप, 3 बार लिगेंड है मतलब MA3। तो इस केस में तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही नहीं होगा, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ये हो गया कितना, कोबाल्ट हो गया M, NH3 हो गया A3, Cl3 हो गया B3, M3B3 में दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलेंगे। अभी हमने देखा था क्या क्या मिला था, तो फेसियल मिला था एंड मेरिडियनल मिला था। अब बोल रहे हो इतना जल्दी कैसे सॉल्व कर रहे हो, तो जो ट्रिक है वो पकड़ लो, हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट है ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो पहले देख लेते, सिस ट्रांस मैंने आपको बताया, ये टाइप देखना, ये कौन है M A3। तो दो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तो दो ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलेंगे। अब सबको O और O से कनेक्ट कर दो, मैं एक बना देता हूं, इसका मिरर इमेज हो जाएगा। M O O, एक ये होगा, एक यहाँ पे, बिकॉज C2O4 में कौन डोनर एटम, ऑक्सीजन ही तो है। नेक्स्ट है PTCl2 EN2, मतलब किसके जैसा हो गया, En मतलब AA टाइप 2 बार और B2 ये टाइप है। तो ये टाइप तो अभी हमने भर के देखा है, ये रहा MA2B2। अब यहाँ पे मैं A की जगह पे N और N लिख दूं, काम हो गया। तो इस स्ट्रक्चर को यूज करके जहां जहां पे A लिखा हुआ वहां पे N लिख दो, आपका A2 बन जाएगा। तो दो फॉर्म बनेंगे, सिस बनेंगे, ट्रांस बनेंगे। कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा, सिस होगा। तो इसी फॉर्म को यहाँ पे आपको लिखना है। कहाँ गया ये MA2 इस वाले के लिए। तो स्ट्रक्चर आइसोमर्स कौन होगा इसमें, केवल सिस आइसोमर होगा। और नेक्स्ट मेरे पास है M En हो गया AA टाइप, NH3 हो गया 2 बार मतलब B2 टाइप, Cl हो गया 2 बार मतलब C2 टाइप। तो देखो मैं बार बार बोलता हूं, जब भी कोई दो लिगेंड, कभी भी कोई लिगेंड 2 बार रिपीट हो जाए तो दो पॉसिबिलिटी होगा, एक क्या बनेगा सिस और एक क्या बनेगा ट्रांस। अब इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो क्या था एग्जांपल, Cr NH3 होल टू Cl2 En, Cr NH3 होल टू Cl2 En, और एक यहाँ पे प्लस था। तो सबसे पहले मैं NH3 को सिस में रख देता हूं, NH3 और NH3 सिस हो गया, बाकी Cl और Cl भी सिस में हो गया, और En को तो सिस में ही जाना है, इसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया वो सिस वाला फॉर्म। अब ये जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव है, बिकॉज इसके अंदर कोई प्लेनोसिमेट्री मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इसके बराबर कुछ है ही नहीं। अब इसको काटना है तो इसी प्लेन से काटना पड़ेगा, और इस प्लेन से काटेंगे तो NH3 और Cl बराबर नहीं होगा। तो ये जो सिस फॉर्म हो गया वो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। अब इसके ट्रांसफॉर्म की कोई बात करें तो यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, ये हो गया, और यहाँ पे N और यहाँ पे N, एक ये हो सकता है। अब देखो NH3 ट्रांस में हो गया, तो इस प्लेन को बना दो,
तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अब इसके जगह पे एक चीज और हो सकता है कि क्रोमियम अब यहाँ पे NH3 की जगह पे Cl हो गया ट्रांस में, और NH3 कहाँ चला गया, सिस में, बिकॉज En तो जब भी ऑक्युपाई करेगा सिस पोजीशन ही ऑक्युपाई करेगा। तो फिर से इस केस में Cl ट्रांस है, तो ये भी क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, तो CrNH3 का ये ऑप्टिकली फॉर्म है। तो ये कुछ था एनसीईआरटी के हिसाब से। इससे ज्यादा भी कोई डिटेल्स हो, कोई और प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। और आप कमेंट करके ये जरूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने आसपास में दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।